नमस्कार दोस्तों, मैं स्थित राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय स्थित सर पर आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साधारण ब्याज का 5वां क्लास है और आज मैं आपको किस्त के भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा और इसके अलावा कल मैंने देखे 1-2 कॉन्सेप्ट आपके और छूट गए थे, तो उन कॉन्सेप्ट पे भी आज मैं चर्चा करूँगा। तो आप लोग सभी प्रश्नों को बहुत बढ़िया तरीके से देखिएगा और अगर कहीं किसी भी प्रश्न में कोई कन्फ्यूजन हो जाए तो बेहिचक मुझे बताइएगा। ठीक है बच्चों, चलिए सर शुरू करते हैं आज की क्लास और आपको कुछ छोटे छोटे प्रश्नों से शुरुआत करते हैं ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर और अच्छे तरीके से क्लियर हो, जिसमें कहीं किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो। जैसा कि प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ₹4000 को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। कोई नहीं बेटा, नहीं पढ़ा रहा। 2 भागों में उधार दिया गया। यदि एक भाग पर ब्याज की दर 8%, यदि एक भाग पर ब्याज की दर 8% तथा दूसरे भाग पर ब्याज की दर 10% वार्षिक हो, 10% वार्षिक हो, तो कह रखा है यहाँ पर, तो कुल वार्षिक ब्याज 352 मिलता। तो कुल वार्षिक ब्याज 352 मिलता है रुपए मिलता है। ठीक, प्रश्न में दिया गया है भाई तो 8% वार्षिक दर पर कितना धन दिया गया। तो 8% वार्षिक दर पर कितना धन दिया गया। बहुत ध्यान से प्रश्न को समझिएगा, बहुत बढ़िया मेथड में आप लोगों को समझाऊंगा, केवल आप ध्यान दीजिएगा, हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। इस सवाल को लगाने का मैं आपको एक बहुत आसान मेथड बताता हूं, केवल आप ध्यान से समझिएगा। मैं इन्होंने कहा है 4000 को 2 हिस्सों में देना है और देना कैसे। एक भाग पर ब्याज आपको 8% लेना है और दूसरे भाग पर ब्याज आपको 10% लेना। तब मेरे प्यारे बच्चों, आप जो ये 10% लिखे हो इसको आप ऐसे लिखो, 8 + 2%। अभी भी तो 10% लिखा हुआ है और कह रखा है कि इस तरीके से तुम्हें पूरे साल में कुल वार्षिक ब्याज 352 रुपये मिलेगा और टोटल जो ब्याज आएगा बेटा वो टोटल ब्याज आपका आएगा कितना,
352 रुपये आएगा। 352 रुपये ब्याज आएगा। ठीक, ये तुम्हारे अकॉर्डिंग ब्याज आएगा। ठीक, अब बात को समझिए। ये बताओ 4000 रुपया में कुछ रुपया तुम 8 दर पे उठाए हो, कुछ रुपया 10 दर पे उठाए हो। थोड़ी देर के लिए आप ऐसा करो कि मान लो आप पूरा का पूरा पैसा, मान लो आप पूरा का पूरा पैसा आप 8% दर पे ही उठाए हो। मान लो थोड़ी देर के लिए कि पूरा का पूरा पैसा आप 8% दर पे उठाए हो। अब ये बताओ अगर आप इस पर 8% ब्याज लेते, तो ये बताओ 8% अगर आप ब्याज लेते तो 8 चौको 32, मतलब आपको 320 रुपये ब्याज मिलता कि नहीं मिलता? ये बताओ कितना ब्याज मिलता? 320 रुपये ब्याज मिलता। ये बताओ सवाल में ब्याज दिया है 352, तुम्हें मिलता 320, तो कितना ब्याज कम मिलता? तो 32 रुपये ब्याज क्या मिलता? कम मिलता। अब कोई आपसे पूछे कि भाई यहाँ पे 32 रुपये ब्याज कम क्यों आया, तो आप उसे बता सकते हो कि देखो यहाँ पे ब्याज लेना कितना था, तो 10, लिए कितना? 8, कितना कम लिए? 2% कम लिए। तो जो 2% तुम यहाँ ब्याज कम लिए वही वहाँ पे कम है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मान लें कि यहाँ पे पैसा x है, तो x का 2% जो है बेटा वही कितना है? 32। तो बताओ 2 से काटोगे 16 और ये उधर चला गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1600। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, ये जो 1600 रुपये अमाउंट है वो कहाँ पर है? 10% पर है। पूरा पैसा 4000 है, 4000 रुपये में 1600 रुपये तुमने 10% पर दिए हैं, तो बताओ बचे हुए पैसे यहाँ पर कितने हो गए? 2400 रुपये। तो ये 2400 रुपये आपने 8% दर पर दिए हैं, मतलब आपका आंसर कितना है? 2400। लॉजिक क्लियर हुआ? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छी तरीके से सभी लोग देख लीजिए भाई। भाई सभी बच्चों को समझ आया कि नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ? चलो भाई एक सवाल और आप लोगों को समझाते हैं। जब एक सवाल और समझाएंगे तब ज़्यादा अच्छा मज़ा आएगा और चीज़ें ज़्यादा बेहतर ढंग से मुझे लगता है क्लियर हो जाएंगी। चलो इसी सवाल में थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं। इन्होंने कहा है कि 4000 रुपये को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। एक भाग 10% वार्षिक दर पर, दूसरा भाग 12% वार्षिक दर पर, और कुल वार्षिक ब्याज कह रहा है 350 रुपये हो। तो कह रखा है कि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है आपका कि 12% वार्षिक दर पर कितना धन दिया गया? 12% वार्षिक दर पर कितना धन दिया गया? ध्यान दीजिए बच्चों, कैसे लगाएंगे एक बार दोबारा से बताता हूँ। बेटा मेरे एक बात बताओ, 4000 रुपये को आपने 2 हिस्सों में दिया है। कितना? एक हिस्से पर ब्याज है आपका कितना? 10%, और एक हिस्से पर ब्याज है 12%। तो इसे भी आप ऐसा लिखो 10% प्लस 2%। ठीक, अब सवाल में दिया गया टोटल ब्याज कितना है? 350 रुपये। 350 रुपये टोटल ब्याज। आप ऐसा करो, मान लो कि पूरा पैसा 10% दर पे ही दिया गया है,
तो अगर बेटा पूरा पैसा 10% दर पे ही दिया जाएगा, पूरा पैसा 10% दर पे ही दिया जाएगा, तो यहाँ पर बेटा आपका पैसा, एक सेकंड यहाँ पर ज़रा मैं देख लेता हूँ। ये 450 यहाँ पर लिख लीजिएगा बेटा, 450 लिख लीजिएगा। ब्याज मैंने गलती से यहाँ पे 350 लिख दिया, 450। तो ये बताओ यहाँ पर ब्याज 450 रुपये है। अगर आप 10% दर पे ब्याज देखोगे तो 4000 का 10% बनेगा कितना, 400। तो ये बताओ आपका ब्याज कितना आ रहा है, 400। सवाल का ब्याज 450, कितना कम आ रहा है, तो आप देखोगे सर 50 रुपये ब्याज कम आ रहा है। अब कोई पूछे कि भाई 50 रुपये ब्याज क्यों कम आया, तो आप ये कह सकते हो कि जिस पैसे पर मुझे 12% ब्याज लेना था मैंने 10 लिया, तो इसका मतलब इस पैसे पर जो ये पैसा है इस पे कितना कम लिया, 2 कम लिया। तो मान लो ये पैसा कितना है, x, और इस पर अगर आप 2% ब्याज कम लोगे तो कितना कम मिलेगा, 50। मेरे प्यारे बच्चों 2 से काटोगे 25, ये 25 से 100 उधर जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 25। बताओ सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सभी लोगों को क्लियर है। चलिए भाई एक सवाल मैं आप लोगों को बदल के दे देता हूँ, देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं या नहीं लगा पाते हैं। सवाल में लिखा है 1550 रुपये के 2 हिस्से में से एक हिस्सा 8% ब्याज पर, 1550 रुपये के 2 हिस्सों में से एक हिस्सा 8% ब्याज पर, तथा दूसरा 6% ब्याज पर कर्ज दिया, तथा दूसरा 6% ब्याज पर कर्ज दिया। यदि कुल वार्षिक आय 106 रुपये हुई, यदि कुल वार्षिक आय 106 रुपये हुई, तो कितना धन 8% ब्याज पर दिया गया, तो कितना धन 8% ब्याज पर दिया गया।
सभी बच्चे लगाएंगे भाई। मुकेश बेटा आप अपने मोबाइल में थोड़ा सा क्लियरिटी बढ़ा लीजिए बेटा। सेटिंग पर जाकर उसका थोड़ा सा आप बढ़ा लीजिएगा क्लियरिटी, तो अच्छा दिखेगा। फिर कई बच्चे आंसर दिए हुए हैं, खैर देखो भाई कैसे करना है भाई। 1550 रुपये को दो हिस्सों में हमें डिवाइड करना है। एक हिस्से पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई, 8% है। दूसरे हिस्से पे 6% है। तो एक पर 8% है और दूसरे पर 6%। तो ऐसा करो, इसे 8% वाले को ऐसे लिख लो, 2% प्लस 6%। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। अब आप एक काम करो, मान लो पूरे पैसे पर, मान लो थोड़ी देर के लिए कि पूरे पैसे पर आप 6% ही ब्याज ले रहे हो। तो अगर पूरे पैसे पे 6% ब्याज लोगे तो ज़रा इसका आप 6% देखिएगा। तो निकालेंगे तो 0 कटेगा, 6 पंचे 30 का 0 कटेगा, 6 पंचे 30, 3 33 का 3 आ जाएगा, और 6 का 6 3 9, 93 रुपये आया। आपका ब्याज 93 आया और भैया सवाल में ब्याज दिया कितना है, 106। कितने का अंतर आया, 5। और ये कितना है बेटा यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर 3 आएगा बेटा और ये 1 आएगा। मतलब तुम्हारा अंतर आया कितने का, 13 का। ये बताओ तुम्हारा ब्याज 13 रुपये कम क्यों है? क्योंकि तुमको ब्याज लेना 8 था और लिया तुमने 6। तो बताओ ये जो भी पैसा है, इस पैसे पर कितना ब्याज कम मिला? तो इस पैसे पर 2% ब्याज कम मिला। वही 2% कितना है, 13। तो 2 से काटो 50 बार और 13 पचे 65, मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई 650 रुपये। तो बताओ भाई 8% दर पे कितना पैसा दिया गया? तो आप बोलोगे सर 650 रुपये दिया गया। बताओ बात समझ में आई। देखो मोनिस निकालने के लिए 6 से भी निकाला जा सकता है, लेकिन ये मेरे हिसाब से कि ये ऐसा मेथड रहता है कि जैसे अगर हम दोनों साइड से काम करते हैं तो कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, दोनों साइड से काम करते हैं तो कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर क्या किया जाता है कि यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए ऐसा करते हैं। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा होगी तो मैं इसको भी 6% से कर दूंगा, ऐसा कोई टेंशन वाला काम नहीं है। ठीक है, तब इसको बेटा देखो मोइनीस, तब इसको 8 - 2 लिखा जाता है। फिर पूरे पे 8% निकालो, घटा लो, फिर 2% निकालो। बात वही है, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा अलग ढंग हो जाएगा। समझ आ गया होगा। अच्छा, इसका एक सवाल और आप लोग लिख लीजिएगा और लगा के दिखाइए भाई। प्रश्न में लिखा हुआ है, विश्वास ने कुल 30,000 रुपये उधार लिए। विश्वास ने कुल 30,000 रुपये उधार लिए। ठीक है, इसका 1/12 12% वार्षिक साधारण ब्याज दर से इसका
1/12% वार्षिक साधारण ब्याज दर से तथा दूसरा भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर से। लिया गया। ठीक, प्रश्न में बताया गया है भाई यदि 2 वर्ष बाद कुल 36,480 रुपए का भुगतान किया गया हो, यदि 2 वर्ष बाद कुल 36,480 रुपए का भुगतान किया गया हो, तो 12% की दर पर ली गई राशि कितनी थी? तो 12% की दर पर ली गई राशि कितनी थी? सभी का आ गया भाई? चलो देखो कैसे लगेगा। एक बात बताओ, कर्जा कितना लिए? 30,000 और वापस कितना किए? 36,480। तो ये बताओ भाई, ये जो 6,480 रुपये आपने ये वापस किए हैं, ये क्या है? 2 साल का ब्याज। मतलब 1 साल का ब्याज अगर आप देखेंगे तो 3240 रुपये 1 साल का ब्याज। बात समझ आई कि नहीं आई? अब इन्होंने कहा 30,000 रुपये आप 2 दरों पे लेते हो। एक दर भाई 12% है और एक दर 10%। ठीक है भाई, आप एक काम करो, 12% को ऐसे लिख लो, 2% प्लस 10%। ठीक, अब भाई ये पैसा है और ये पैसा है। अब मान लिया कि टोटल पैसा भाई मिलके 30,000 है, तो आप देखो, मान लो पूरे पैसे पर आप 10% ब्याज लोगे। ये बताओ, पूरे पैसे पर अगर 10% ब्याज लोगे तो ये बताओ 10% ब्याज बना यहाँ पर कितना? 3,000। तुम्हारा 1 साल का ब्याज 3,000 है और सवाल में 1 साल का ब्याज 3240 है। तो ये बताओ इनका ब्याज तुम्हारे ब्याज से कितना ज़्यादा है? 240। मतलब तुम्हारा ब्याज 240 रुपये कम आया। अब कोई पूछे कि भाई ब्याज क्यों कम आया, तो आप कह सकते हो कि भाई हमको 12% ब्याज लेना था लेकिन मैंने 10 तो लिया।
तो कितना ब्याज कम लिया, 2%। तो इस पैसे पर जब 2% आप कम ब्याज लोगे तो कितना ब्याज मिलेगा कम, 240 कम मिलेगा। 2 से काटो 120 बार, ये इधर जाएगा तो इसकी वैल्यू मिल गई 12। आज बताओ सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से भाई एग्जाम में सवाल लगाए जाएंगे। लॉजिक क्लियर होगा, सभी लोगों को समझ आ गया, बहुत अच्छी बात भाई। एक सवाल मैं आप लोगों को लिख रहा हूं, देखते हैं कितने लोग लगा के दिखाते हैं भाई। अब फिर मैं उस सवाल की आपको एक बढ़िया सी ट्रिक बताऊंगा। बहुत छोटा सा सवाल है भाई। 2009 में बैंक पीओ की परीक्षा में पूछा गया सवाल था, बहुत छोटा सा, लेकिन कई लोग कैलकुलेशन करके बहुत बड़ा उस सवाल को बना लिए थे। इन्होंने प्रश्न दिया है 2500 रुपये पर 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज। ₹2500 पर 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज साधारण ब्याज ₹1875। ठीक है। अब बता रहा है यहाँ पे इसी दर पर इतने ही समय के लिए, इसी दर पर इतने ही समय के लिए इतने ही समय के लिए 6,875 रुपये पर कितना साधारण ब्याज उपचित होगा। 6,875 रुपये पर कितना साधारण ब्याज उपचित होगा। भाई फटाक से लगा के दिखाइए, बहुत सरल सवाल है। अब दिख गया तो मैंने कहा पूछ ही लेते हैं भाई, बहुत छोटा सा सवाल है। चलो भाई लगाते जाओ, सब लोग बताओ भाई, आंसर बताओ जल्दी जल्दी। पता तो चलना चाहिए कि पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो।
अभी किसी का आंसर नहीं आया है भाई। विकास ने आंसर दिया है 5156.25। और विकास का आंसर बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे बेटे। अब देखिएगा बाकी लोग कैसे लगाएंगे। अब देखो विकास आपको एक बढ़िया इस सवाल के लगाने का तरीका बताते हैं, एक बहुत अच्छा तरीका बताते हैं कैसे लगेगा। जब कभी किसी भी सवाल में ये दिया हो कि इतने ही समय, तो एक बात तो समझ जाइएगा कि पहले वाला टाइम और बाद वाला टाइम दोनों इक्वल हैं। तो टाइम इक्वल है तो यहाँ पे टाइम का काम फिर बिल्कुल क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक, अब सवाल कैसे लगेगा। पैसा कितना 2500, ब्याज कितना 1875, पैसा कितना है 6875, और इसका ब्याज पता करना है तो मान लो ब्याज कितना x। बताओ बात मेरी समझ में आई सबको कि नहीं है। अब आप सवाल को देखिएगा बड़े आराम से लगा पाएंगे और कैलकुलेशन भी कम करना पड़ेगा भाई। कैसे भाई, पहले तो इसको 25 से काट लो, तो 25 से काटोगे 100 बार। अब 25 से इसे काटोगे तो 25 सत्ते 175, 175 आएगा और यहाँ पे 125 बच गया भाई। तो 25 पंचे 125 हो गया। फिर 25 तिया 75, 25 चौका 100। बताओ केस समझ में आया। अब इसका इधर गुणा कर दो, 4 का डिवाइड कर दो, x इधर बुला लो, तो x बराबर भैया गुणा करो, 3 पछे 15 का 5, 3 सते 21, 1 22 का 2, 3 अट्ठे 24, 2 26 का 6 और तिछक 18, 18 और 2 कितना हो गया 20। बताओ बात समझ में आई। और भाग किससे देना है भाई, 4 से, बटे 4 भाई, 4 से भाग दो, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, यहाँ पे 2 बचा, फिर 4 पंचे 20, यहाँ पर कितना 24, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। आंसर आ गया भैया 5156.25। बताओ भाई लॉजिक कैसा लगा आप लोगों को, समझ आ गया। ना कहीं दर निकालने का कोई खोखट रह गया, ना कोई सवाल में फार्मूला लगाने का खोखट रह गया, बिल्कुल सीधा सवाल, मूलधन बटे ब्याज, मूलधन बटे ब्याज। जब किसी सवाल में सेम टाइम पे एक पैसा देकर ब्याज दे दे, दूसरा पैसा देकर ब्याज पूछे, तो दर वगैरह वहाँ पर नहीं निकाला जाता है, डायरेक्ट सवाल को सॉल्व किया जाता है। मूलधन बटे ब्याज बराबर मूलधन बटे ब्याज। वो भी ठीक है। अगर आप ब्याज बटे मूलधन, ब्याज बटे मूलधन करते हो, जैसे कई बच्चे कभी कभी इसको ऐसे कर लेते हैं, उनका भी सही होता है, 1875 बटे 2500 और बराबर x बटे 6875, तब भी सही लगेगा, तब भी सेम आंसर आएगा। ए भी बिल्कुल सही है, ए भी बिल्कुल सही है। लॉजिक आपका बस अच्छा होना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? चलो भाई बहुत अच्छी बात है। बढ़िया सवाल था ये सर, इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा।
देखिए भाई अगला प्रश्न क्या दे रखा है, ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा है भाई सेठ करोड़ी मल ने एक किसान को 4 वर्षों के लिए, एक किसान को 4 वर्षों के लिए 2% वार्षिक दर, 2% वार्षिक दर अगले 5 वर्षों के लिए अगले 5 वर्षों के लिए 3.4% वार्षिक दर, वार्षिक दर तथा शेष समय के लिए 6% वार्षिक दर पर कुछ रुपए कर्ज दिया, तथा शेष समय के लिए, तथा शेष समय के लिए 6% वार्षिक दर पर कर्ज दिया। छह % वार्षिक दर पर कर्ज दिया। यदि 16 वर्षों बाद वह 13,400 रुपये ब्याज के रूप में पाता है, यदि 16 वर्षों बाद, यदि 16 वर्षों बाद वह 13,400 रुपये ब्याज के रूप में पाता है, ठीक। तो वह कितने रुपए कर्ज के रूप में दिया था? तो वह कितने रुपए कर्ज के रूप में दिया था? बहुत अच्छा सवाल होता है सर, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी होती है, इसीलिए कई बार बच्चे गलतियां कर देते हैं। तो देखिएगा कैसे इस सवाल को आप लोग लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। बहुत आसान लॉजिक रहता है भाई। 4 साल के लिए आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% रखा है, फिर आगे के 5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट 3.4% रखा है। ये बताओ 4 साल ये बीत गए, 5 साल ये बीत गए, 9 साल बीत गए और ब्याज 16 साल तक लिया गया है। तो 9 में अगर 16 में से 9 साल निकल गए तो बचे कितने साल? 7 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने %? 6%। देखिए
8% टोटल ब्याज, ये 17% टोटल ब्याज, और यहाँ पर 42% टोटल ब्याज। अगर आप पूरा ब्याज काउंट करेंगे तो 25 ब्याज ये हो गया, और 25 को इसमें जोड़ेंगे तो भैया जी 67 आएगा। तो टोटल अगर कंप्लीट ब्याज देखेंगे तो 67% टोटल ब्याज बना। तो हमारे हिसाब से जो ब्याज 67% बना है वो यहाँ पे कितना दिया गया है, 13,400। तो इसी की वैल्यू आप लिख सकते हो कितनी, 13,400। बच्चों 67 दूना 134 होता है, मतलब 1% की वैल्यू अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कितना आएगी, 200। हमसे पूछा गया है 100% की वैल्यू, तो बताओ 100% की वैल्यू यहाँ पर अगर आप सॉल्व करके निकालेंगे तो बताओ कितना निकलेगा, तो आंसर आएगा भाई 2000 निकलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, लॉजिक क्लियर? समझ आ गया भाई? चलो भाई इस बार तो आंसर नहीं दिए, अब की एक सवाल लिख रहे हैं, अब की आंसर सभी लोग देंगे। चलो एक सवाल और लिख रहे हैं, फटाक से आंसर सभी लोग देंगे। केवल लैंग्वेज बड़ी होती है इन सवालों में, बाकी कुछ नहीं होता सिवाय गुणा भाग के। लिखा है कोई धनराशि को 15 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। सभी लोग लिख लेंगे, कोई धनराशि को कोई धनराशि को 15 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। 15 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। साधारण ब्याज पर दिया गया। यदि पहले 4 वर्षों के लिए ब्याज 4.5%, यदि फटाफट लगाएंगे, पहले 4 वर्षों के लिए ब्याज 4.5%, अगले 5 वर्षों के लिए ब्याज 5.5%, अगले 5 वर्षों के लिए ब्याज 5.5% तथा शेष समय के लिए दर 7.5% हो, तथा शेष समय के लिए दर 7.5% हो।
तथा कुल ब्याज 4344 रुपये हुआ। तथा कुल ब्याज 4344 रुपये हुआ। ठीक, तो धनराशि कितनी थी? प्रश्न पूछा गया है, तो धनराशि कितनी थी? चलो भाई, फटाक से इस सवाल का आप आंसर दे दीजिएगा। अब इस सवाल को तो यार लगा ही लेना, ना पता चले ये भी हमें लगाना पड़े। अंकेश, अभी मैं बेटा इस सवाल को जब बताऊंगा तो आप समझ जाओगे कैसे लगेगा भाई। चेक करते हैं बेटा। पूरा कट रहा है। 4 साल 4.5, 5 साल 5.5, शेष समय 7.5। कई बच्चों का आंसर आ रहा है और उम्मीद करता हूँ कि सही भी होना चाहिए। चलिए भाई देखते हैं। 4 साल 4.5 की दर है, 5 साल 5.5 की दर है। अब भाई 9 साल बीत गए, बचे कै साल? 6 साल, 15 साल हो गए। 7.5% की दर है। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। 4.5 दूना 9 दूना 18। ठीक, अब 25 ये और 2.5 ये, तो 27.5 ये ब्याज हो गया। और 15 45% ये ब्याज हो गया भाई। पूरा ब्याज देखिएगा भाई कितना बन रहा है। अगर देखेंगे 45 90.5 ब्याज बना, 90.5 ब्याज बना। और इसकी वैल्यू बेटा कितनी दी गई है? 4344। ठीक, पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक, 5 से काटो, 5 एकम 5, कितना बच गया भाई? यहाँ पर बच गया 4। 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 181 और 5 दूनी 10। ठीक, अब तो कटेगा नहीं। ठीक है, आप देखिएगा किसी नंबर से नहीं कट रहा है तो आप डायरेक्ट इसका भाग दे दीजिएगा। जब इससे आप इसमें भाग देंगे तो चलो यहाँ पे भाग दे देते हैं। 181 डिवाइड कर रहा है किसको? 4344 को। तो 18 दूनी 36, तो 36 यहाँ पर आ जाएगा इतना, घटा लीजिएगा। ये आ गया 2, 13 में से 6 गया 7, और ये यहाँ पे कितना आ गया? 4। अब 18 चौको 72, तो यहाँ पर जब कट गया ये तो टोटल ये कटेगा 24 बार। 181 से 24 बार कटा, और 24 दूनी क्या होता है? 48। तो 1% की वैल्यू बेटा 48 आ गई। तो 100% की वैल्यू यहाँ पे बच्चों कितनी बन गई? 48। बताओ सभी बच्चों को समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में आपको जितना भी पैटर्न मैंने पढ़ाया है वो आपको सबका सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसी तरीके से बाकी सारी चीज़ों को रिपीट करते जाइएगा। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिपीट कर कर के पढ़ेंगे उतना ज़्यादा बेहतर और अच्छे तरीके से सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। मेरी बात समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ? जितना आप चीज़ों को रिपीट कर कर के पढ़ेंगे उतना ही बेहतर तैयार हो जाएगा।
और रिपीट नहीं करेंगे तो अभी थोड़े दिन बाद फिर आपको ये सब पूरा कोर्स पढ़ना पड़ेगा। और वैसे भी मैं अब आपको पिछले जितने भी वीडियो हैं वो सारे वीडियो हटाने वाला हूँ, ठीक है। जितने भी पिछली क्लासें आप लोगों की हैं वो सभी क्लासें अब हटने जा रही हैं। अगले हफ्ते तक वो सभी क्लासें 15 तारीख तक मतलब हट जाएंगी सभी क्लासें। तो आप लोग सभी लोग कृपया 15 तारीख तक सभी क्लासों को देख लीजिएगा ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए, उसके बाद ये सारी क्लासें हटा दी जाएंगी। तो आप सभी बच्चे, बहुत लंबा समय मैंने आप लोगों को उन क्लासों को रखने के लिए दिया है। एक कह सकते हैं कि 3 से 4 महीने का समय अगर रिवीजन करना है किसी बच्चे को तो वो 3 से 4 महीने में रिवीजन कर लिया होगा। अब जिसको रिवीजन नहीं करना है उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता। तो आप सभी लोग बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। चलिएगा, बाकी सभी लोग अपना ख्याल रखें। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, आप लोगों को जल्द से जल्द सफलता मिले भैया, आप लोग कामयाब इंसान बने, ठीक है।